हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज सीरीज को और ये है पार्ट नंबर 2। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट के अंदर और जाके देखिए पार्ट नंबर 1 को। तो ये जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है ये आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर मैं बात करूँ केवीएस की या फिर DSSB की या फिर राजस्थान आईए और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर कंप्यूटर साइंस आता है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो स्टार्ट करेंगे और हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को और इस पर हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था लॉजिक गेट्स इन वन शॉट। आज हम बात करेंगे बुलियन अलजेब्रा इन वन शॉट। तो बुलियन अलजेब्रा होती क्या है, कौन कौन से बुलियन अलजेब्रा के लॉज होते हैं, कैसे उन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन के लिए हम कैसे कॉम्प्लीमेंट या फिर डुअल निकाल सकते हैं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं और इस क्लास के टॉपिक के बाद हम बात करेंगे DSSB TGT कंप्यूटर साइंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है हमारे PYQs, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बुलियन अलजेब्रा को। तो बुलियन अलजेब्रा होती क्या है, तो बेसिकली ये वो अलजेब्रा है जिसको यूज करके हम किसी भी लॉजिक सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके एक्सप्रेशन को, या फिर उसे एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, देखो बुलियन अलजेब्रा। अच्छा, बुलियन अलजेब्रा को हम स्विचिंग अलजेब्रा या फिर लॉजिकल अलजेब्रा भी कहते हैं। तो इज ऑल्सो called as लॉजिकल या फिर इसे हम स्विचिंग अलजेब्रा भी कहते हैं। तो ये दोनों इसी के नाम होते हैं। तो अगर एग्जाम में कभी आपको स्विचिंग अलजेब्रा लिखा मिल जाए तो वहां पे कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब बुलियन अलजेब्रा ही होता है। क्लियर है? अब देखो इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स और समझ लेते हैं। बुलियन अलजेब्रा को इन्वेंट किया था जॉर्ज बूल ने इन द ईयर 1854। ठीक है, तो इन्वेंटेड बाय जॉर्ज। कई बार इन्वेंटर का नाम पूछ लेते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, सो दैट्स वाई आपको इसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। जॉर्ज बूल ने इन्वेंट किया था इन द ईयर 1854। अब होती क्या है बुलियन अलजेब्रा, तो इसको समझते हैं। तो बुलियन अलजेब्रा के अंदर बहुत सारे लॉज होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम किसी भी लॉजिक सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हैं, और ये काफ़ी हेल्पफुल होती है बड़े बड़े एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए। सो इट इज यूज्ड टू simplify it is used to simplify and analyze just a minute and analyze the digital स्लैश लॉजिक सर्किट। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बुलियन लॉस के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से बुलियन लॉस को। बहुत सारे लॉस होते हैं बट कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉस होते हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए, बिकॉज उन पर बेस्ड आपको मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। तो विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ दीज लॉज आप उन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, नंबर फर्स्ट पे हम बात करने वाले हैं कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, देखो क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ। आप जानते हो कि
जो भी हमारे पास सर्किट्स होते हैं, लॉजिक सर्किट्स, उसके अंदर हम वन और जीरोस की टर्म में ही बात करते हैं, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे कुछ बुलियन वेरिएबल्स बना लेते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन उन बुलियन वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो या तो वन होती है या तो फिर क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो यहाँ पर उन्हीं बुलियन वेरिएबल्स पर बेस्ड कुछ लॉज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम उन बुलियन वेरिएबल्स को जब वो एक्सप्रेशन में आते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग द पर्टिकुलर लॉज। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, आपने ज़रूर से मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। मैथ्स में पढ़ते हैं हम इसे। देखो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, मतलब ए को डॉट करो बी के साथ या फिर बी को डॉट करो ए के साथ, दोनों बिल्कुल सेम है, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। अब ये इसका ए पार्ट हो गया और इसी का बी पार्ट क्या होता है, ए प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए। अब अगर हमें चेक करना हो कि क्या ये लॉ ठीक है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, एक बार के लिए लेट कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमने मान ली 1, ठीक है, और बी की वैल्यू हमने मान ली, लेट सपोज 0 मान ली मैंने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ए की जगह पुट करो 1 डॉट बी की जगह पुट करो 0 और इधर भी बी की जगह पुट करो 0 और ए की जगह पुट करो 1। अब देखो 1 को डॉट करते हैं 0 से तो वी विल गेट 0 इज इक्वल टू 0.1। अगर हम किसी का भी मल्टीप्लीकेशन करते हैं 0 के साथ सो वी विल गेट 0। इट मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है। तो मतलब ये जो लॉज हैं ये बिल्कुल ठीक तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए या फिर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, आप इनको दोनों वेज में लिख सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे भी एग्जांपल लूँ, मान लो यहाँ पर भी हमने a1 मान लिया और b मान लिया 0। तो अगर मैं यहाँ पर a1 मानती हूँ और b को मानती हूँ 0, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी ये करना पड़ेगा 0 प्लस 1, और 1 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो वी विल गेट 1 और यहाँ पर भी आंसर आएगा 1। अगेन एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की। सेकेंड जो हमें लॉ पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ पढ़ेंगे हम, एसोसिएटिव लॉ। ये लॉ भी आपने ज़रूर से मैथ्स में पढ़ा होगा। एसोसिएटिव लॉ आपने इनके बारे में ज़रूर से पहले सुना होगा। देखो यहाँ पर क्या होता है, लेट्स सपोज हमारे पास 3 वेरिएबल है ए बी और सी। तो अगर हम पहले ए और बी के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाते हैं और उनके रिजल्टेंट को हम दूसरे थर्ड वेरिएबल के साथ अगर ऑपरेट करते हैं तो ये जो है ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मतलब मैं सेकंड और थर्ड वेरिएबल को अगर पहले ऑपरेट करूं और इनके रिजल्ट को फर्स्ट वाले के साथ ऑपरेट करूं तो इस केस में एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आएगा। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। और अगर हम बात करें सेकंड फॉर्म की तो ये बन जाएगी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हो तो उस केस में हमारा जो आंसर है वो वेरी नहीं करता, अगर आपके सब जगह सेम ही ऑपरेशन है तो, ठीक है। तो अगर मैं इसे चेक करूं तो लेट सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं कि a की वैल्यू हमने मान ली 0 और b की वैल्यू हमने मान ली 1। हालांकि आपको चेक करने की जरूरत नहीं, ये तो ऑलरेडी वेरीफाइड लॉज है, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझने के लिए कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करती हूँ a की वैल्यू 0 डॉट b की वैल्यू पुट करते हैं 1, ठीक है, डॉट c की वैल्यू भी मान लेते हैं यहाँ पर, लेट सपोज 0 मान ली मैंने। तो आप देखो LHS और RHS में पुट करो वैल्यू, देखो दिस बिकम्स 0.0 एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0.0। तो 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरीके से आप बी पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ। थर्ड लॉ जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं आज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज 3 बुलियन वेरिएबल्स हैं ए बी और सी, और यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो एक से ज़्यादा है। जैसे मान लो हमने क्या करा, यहाँ पर बी प्लस सी कर दिया और आगे लगा दिया डॉट।
इसका मतलब क्या है कि बी और सी में हम क्या करेंगे, प्लस वाला करेंगे, मतलब और फंक्शन करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको ए के साथ एंड फंक्शन करेंगे। तो इसे अगर आप ओपन करोगे तो कैसे करोगे, इसको ऐसे करते हैं, देखो ये वाला जो हमारा डॉट है ये एक बार ए के साथ यहाँ पे जाएगा और एक बार यहाँ पे जाएगा, मतलब हमें डॉट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए के साथ और सी के साथ। दोबारा समझते हैं, करना क्या है, हमें इस डॉट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए के साथ, एक बार बी के पास जाएगा और एक बार कहाँ जाएगा, ये सी के पास जाएगा। तो आई कैन राइट इट एज ए डॉट लेके जाएगा बी के पास, ये वाला प्लस एज इट इज, और एक बार ए डॉट सी बन जाएगा। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब अगर मैं चाहूं तो इसको, इसका बी पार्ट अगर लिखूं तो कैसे लिखेंगे हम बी पार्ट इसका, दिस विल बी रिटन एज ए। अब साइन चेंज कर दो, जहां डॉट था वहां प्लस, जहां प्लस था वहां डॉट, सो दिस विल बी रिटन एज, अब यहाँ पे इस प्लस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बी के साथ भी और सी के साथ भी, सो दिस विल बी रिटन एज ए प्लस बी, बीच वाला डॉट जो है वो एज इट इज आएगा और इसके बाद आ जाएगा ए प्लस सी। ठीक है, अगर हमें प्रूफ करना है तो क्या करते हैं, लेट सपोज हम मान लेते हैं ए की वैल्यू मान लेते हैं 1, बी की वैल्यू मान लेते हैं 0 और सी की वैल्यू मान लेते हैं 1। तो पुट करो क्या आ जाएगा 1, मैं अभी बी पार्ट को प्रूफ कर रही हूँ, 1 प्लस 0 डॉट 1 इक्वल टू 1 प्लस 0 डॉट 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका बन गया 1 प्लस, ये बन गया 0, तो 1 प्लस 0 इज 1 ही होता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस 0 1 होता है, और 1 प्लस 1, अब यहाँ पे 2 मत करना, बिकॉज हमारे बुलियन वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, 0 और 1 दो ही स्टेट होती है, 0 हमारी होती है लो स्टेट और 1 हमारी होती है हाई स्टेट, तो 1 से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब 1 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, सो दिस इज 1 नॉट 2, तो हमने इसको देखा 1 डॉट 1 क्या होता है, 1 ही तो होता है, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ गई। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ लिया, और तीनों के दो दो हमने पढ़े हैं टाइप्स। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अपने नेक्स्ट लॉ के बारे में, लॉ नंबर 4। लॉ नंबर 4 है हमारा इन्वर्जन लॉ। कौन सा लॉ, इन्वर्जन लॉ, और इन्वर्जन लॉ को हम बोलते हैं इन्वोल्यूशन लॉ। क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशन लॉ, सेम ही बात है, बोथ आर सेम। तो करना क्या होता है यहाँ पे, तो बेसिकली इस वाले लॉ में हम नॉट ऑपरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, सो लिख देती हूं यहाँ पे, दिस लॉ यूजेस द नॉट ऑपरेशन। कैसे, देखो अगर आपके पास कोई वेरिएबल ए है, उसके ऊपर बार है, फिर दोबारा से अगर आप उसे कॉम्प्लीमेंट करोगे तो दोनों जो कॉम्प्लीमेंट है वापस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा कैपिटल का ए। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज अनकॉम्प्लीमेंट, तो इसे बोलते हैं हम इन्वोल्यूशन लॉ या फिर इन्वर्जन लॉ। अब बात करते हैं 5th नंबर लॉ की। ठीक है, 5th नंबर लॉ हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। आई होप आपको सभी लॉ समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, अगर मुझे इसका एग्जाम्पल देना है तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं हमारे ए की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है ए बार की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास लिखा हुआ है ए बार, ए बार लिखा है मतलब 1 लिखा है, अब हमें इसका भी बार लगाना है, मतलब 1 का भी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, और 0 इज इक्वल टू ए हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ए बार का बार इज ए ही तो होता है, तो हैंस प्रूफ्ड। अब देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या करते हैं, इसके भी दो टाइप है, ए और बी। मतलब ए को अगर मुझे और फंक्शन लगाना हो उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, सो दिस इज इक्वल टू 1, और अगर इसका बी पार्ट देखे तो वो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं लेट कर लेती हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं लेट कर लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो देखो अगर ए की वैल्यू 0 है तो प्लस में ए बार की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली 1 ही होगी ना। अगर ए की वैल्यू 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा।
अब 0 + 1 कितना आता है? 1 ही तो आता है, देखो हैंड्स प्रूव्ड। और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे भी हम a की वैल्यू 0 और a बार की वैल्यू 1 मान लेते हैं, तो a की वैल्यू 0 है, डॉट a बार की वैल्यू 1 है, 0 को 1 से डॉट करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। इसका मतलब दोनों लॉ हमारे होल्ड कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में भी दो आपके लॉ होते हैं। इसके बाद नंबर 6 की हम बात करते हैं और इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलते हैं इसे? आइडेंटिटी लॉ। देखो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये है कि अगर मैं मेरे पास एक वेरिएबल a है, इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ 0 को, तो मुझे वापस से ही वही सेम वेरिएबल मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी ही वापस मिल गई है। इसके अलावा इसमें भी दो होते हैं, a और b। एक ये होता है कि a का अगर मैं डॉट करूँ 1 के साथ तो मुझे वापस से a ही मिल जाएगा। तो ये दो लॉ होते हैं हमारे आइडेंटिटी लॉ। इसका मतलब क्या होता है कि जिससे भी आपने ऑपरेट किया है उससे ऑपरेट करने के बाद वापस से आपको सेम ही वेरिएबल मिल गया, तो ये आइडेंटिटी की तरह काम करता है। सो दिस इज आइडेंटिटी लॉ। इसके बाद 7th नंबर लॉ की बात कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। 7th नंबर का जो लॉ है उसका नाम है एनलमेंट लॉ। एनलमेंट लॉ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अगर हम a का डॉट करें 0 के साथ, अब यहाँ पे जरूरी नहीं हर बार a होगा, a की जगह कोई भी वेरिएबल आ सकता है, डिपेंड करता है वो तो। हमने एग्जाम्पल के लिए एक ले लिया a को अगर हम डॉट करते हैं 0 के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। और अगर हम a को प्लस करते हैं 1 के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 मिलेगा, बिकॉज 1 से बड़ा तो कोई है ही नहीं, और 1 में अगर आप a जोड़ोगे तो आपको 1 ही तो मिलेगा, बिकॉज 1 इज द हाई स्टेट एंड लो क्या है? 0 है। तो 1 से ऊपर आप कभी नहीं जाओगे, तो किसी भी वेरिएबल में आप 1 जोड़ोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। ये होता है एनलमेंट लॉ। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले लॉ के बारे में, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई डाउट हो किसी को तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे ही बताऊंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपके लिए इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है कि DSSP टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए मॉक टेस्ट शेड्यूल यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एक एस्पिरेंट है DSSP टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, तो तैयारी के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे। और मॉक टेस्ट लगाने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है +edu.com। यहाँ पे आप आइए और मॉक टेस्ट लगाइए। यहाँ पे सारी डेट्स लिखी हुई है, इन डेट्स के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट अपलोड किए जाएंगे। अब क्योंकि जो एग्जाम की डेट है वो आ चुके हैं, तो अब यहाँ पे जो मॉक टेस्ट की डेट्स है उसमें हम रिवाइज कर देंगे, उसे मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट बिल्कुल फ्री है, और बाकी टेस्ट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में आप उसे एक्सेस कर सकते हो। और 10% डिस्काउंट के लिए फॉर द अर्ली बर्ड्स वी हैव 10% डिस्काउंट, यूज +10 कोड। और ये व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। जो भी आपकी डाउट है, इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ पे आप डाल दीजिए, आपको उसका मैसेज में रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लॉ की। तो हमने लॉ नंबर 7 तक कर लिया है, अब हम बात करेंगे लॉ नंबर 8 की। तो लॉ नंबर 8 होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेते हैं इसे। काफी बार हम इस लॉ को यूज करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, एंड इट इज नोन एज आइडम पोटेंट लॉ, ठीक है। आइडम पोटेंट लॉ। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आइडम पोटेंट लॉ में क्या होता है। देखो जब हम किसी भी वेरिएबल में उसी वेरिएबल को ऐड कर देते हैं तो वी विल गेट सेम वेरिएबल। तो इसका पहला ये हो गया। और सेकंड क्या होता है, सेकंड इज अगर हम किसी वेरिएबल का डॉट उसी के साथ कर दे तो हमें वापस से क्या मिल जाता है? वही वेरिएबल मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर चेक करती हूँ, a की वैल्यू मैंने ली है 0, ठीक है। तो 0 को अगर मैं ऐड करती हूँ 0 में तो मुझे मिलेगा 0 ही, इट मीन्स लो होल्ड कर रहा है आपका। और अगर मैं a की वैल्यू को 1 लेती हूँ तो 1 + 1 करने पे भी 1 ही तो आएगा, बिकॉज यहाँ पे 1 इज द हाईएस्ट स्टेट। तो इसका मतलब a में a जोड़ो तो a ही मिलेगा। तो ये लॉ यहाँ पर होल्ड कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर a को 0 लेती हूँ तो आप देख पा रहे हो कि 0 का डॉट करेंगे 0 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ इज ऑलवेज 0। और अगर मैं एक बार a को 1 ले लेती हूँ तो 1 का डॉट 1 के साथ इज ऑलवेज 1। तो
तो इसका मतलब कि हमारे दोनों के दोनों जो लॉ हैं वो होल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे लॉ नंबर 9 की, एंड दिस इज अगेन, स्टार मार्क कर लो इसे भी, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और ये है हमारे पास एब्जॉर्प्शन लॉ। क्या है ये? एब्जॉर्प्शन लॉ। काफी बार इस लॉ का हम यूज करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में बहुत हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन लॉ। जो एब्जॉर्प्शन लॉ होता है ना, वो बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही होता है। देखो यहाँ पर 4 वेरिएंट है इसके। फर्स्ट, इसको हम ए पार्ट कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, इसको हम ए पार्ट कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ ए प्लस ए डॉट बी, दिस इज इक्वल टू ए, ये होता है हमारा पहला एब्जॉर्प्शन लॉ। अब अगर आपको इसे प्रूव करना है कि कैसे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आप अगर ए कॉमन निकालते हो, दिस इज 1 प्लस बी, और 1 में अगर हम b को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। कैसे? यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अभी देखो, ए में अगर कुछ भी ऐड करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। तो वही लॉ आपको यहाँ लगाना है, मतलब आपको यहाँ पे एनलमेंट लॉ लगाना है। तो ए बाहर आ गया, 1 प्लस बी इज वॉट? ए ऐसे कैसे रहेगा? और 1 में बी प्लस ऐड करने पे 1 ही मिलेगा, तो आपको ए ही तो मिला। इट मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास ये है कि ए प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए। अब बात करते हैं इसके सेकेंड लॉ के बारे में। सेकेंड लॉ इसका कौन सा होता है? सेकेंड इज ए प्लस ए बार डॉट बी। इसका आंसर कितना आएगा बताओ? ए प्लस ए बार डॉट बी, तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस में बी। अब इसको अगर आपको प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे? देखो, मैं आपको हर एक लॉ विद प्रूफ बता रही हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इस वाले ए को आप एक बार ले जाओ प्लस के साथ ए बार के पास, और इस वाले ए को आप एक बार ले जाओ प्लस के साथ इस वाले बी के पास। सो दिस विल बी रिटन एज ए प्लस ए बार। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस प्लस को, ठीक है, बीच वाला डॉट एज इट इज, और हमने लिख दिया ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस ए बार, कॉम्प्लीमेंट लॉ बताया था मैंने आपको अभी अभी, दिस इज इक्वल टू 1 डॉट ए प्लस बी। और 1 की अगर हम डॉट करते हैं किसी भी के साथ, तो किसी भी वेरिएबल के साथ, तो हमें वैसे का वैसे ही मिल जाता है वही वेरिएबल। इट मीन्स अगेन एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये सेकेंड लॉ भी हमने प्रूव करके देख लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके थर्ड लॉ के बारे में। जो सी पार्ट है एब्जॉर्प्शन लॉ का, वो होता है ए डॉट ए प्लस बी विच इज इक्वल टू वॉट? विच इज इक्वल टू ए। अब इसे अगर प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे? अगेन लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस वाले डॉट को एक बार इसके पास और एक बार इसके पास भेज दो, तो कैसे हो जाएगा? ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। ए डॉट ए अकॉर्डिंग टू आइडम्पोर्टेंट लॉ क्या होता है? ए ही तो होता है, प्लस ए डॉट बी। अब ये बन गया आपका पहला वाला लॉ, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपका? ए ही तो आएगा। तो ये वाला लॉ भी हमने क्लियर करके देख लिया। लास्ट हमारे पास डी पार्ट है एब्जॉर्प्शन लॉ के लिए। वो क्या होता है? वो बहुत सिंपल है, एंड दैट इज ए डॉट ए बार प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए डॉट ए बार यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्लस, ऐसे कर लेते हैं, ए डॉट बी। अब देखो ए डॉट ए बार कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या हो जाएगा? 0 प्लस ए डॉट बी। तो सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा? ए डॉट बी मिलेगा, और ये भी हमारा ए डॉट बी के इक्वल ही होता है। तो दिस इज द फोर्थ एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। तो 4 होते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ की कैटेगरीज। तो इस तरीके से हमने एब्जॉर्प्शन लॉ को भी खत्म किया। अब इसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में, जो होता है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। 10th नंबर का लॉ है हमारे पास। डी मॉर्गन्स लॉ भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लो। डी मॉर्गन्स लॉ, देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपको किसी भी एक्सप्रेशन में किसी भी टर्म पे होल पे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो उस टाइम पर आपको डी मॉर्गन्स लॉ को लगाना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 2 लॉ होते हैं।
फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, इसमें दो लॉ होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ और सेकंड डी मॉर्गन लॉ। फर्स्ट में क्या होता है, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब जो ये कॉम्प्लीमेंट है ये एक बार इसके पास जाएगा, एक बार इसके पास जाएगा, और बीच वाला जो फंक्शन है वो आपका चेंज हो जाएगा, मतलब रिवर्ट हो जाएगा, तो प्लस से ये डॉट बन जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे ए बार डॉट बी बार। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको रिवर्ट करके लिख दिया। अब मैं इसको हटा देती हूँ। तो ये होता है पहला डी मॉर्गन्स लॉ। अब बात करते हैं सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ की। तो उसमें क्या होता है, ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट, जब भी आपको दिखेगा आपको हर बार डी मॉर्गन लॉ लगाना है, तो यहाँ पर भी जो कॉम्प्लीमेंट है ये दोनों अंदर वेरिएबल्स पे आ जाएगा, ए बार और बी बार, और जो अंदर वाला फंक्शन है एंड फंक्शन वो बन जाएगा इसका रिवर्स और फंक्शन। तो इस तरीके से हमने दोनों डी मॉर्गन्स लॉ को देख लिया। ठीक है, तो यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे, जस्ट अ मिनट, अब हम बात करेंगे कि बुलियन फंक्शन क्या होता है, या फिर बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। बुलियन फंक्शन कहो या फिर एक्सप्रेशन भी कह सकते हो। ठीक है, सो यहां पे लिख देती हूं मैं डेफिनेशन। इट इज एन एक्सप्रेशन which consist of boolean functions। boolean functions कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, एंड और नॉट, एंड boolean वेरिएबल्स भी होते हैं, एंड boolean वेरिएबल्स in either complemented or uncomplimented फॉर्म। अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा f इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, यहाँ पे हम लगा देते हैं बार प्लस एक्स बार वाई बार जेड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं एक्स वाई जेड, या तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में या तो अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक्स क्या है अनकॉम्प्लीमेंट, वाई अनकॉम्प्लीमेंट, जेड क्या है कॉम्प्लीमेंट है, इस पे बार लगा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट, जेड अनकॉम्प्लीमेंट, और बीच में आपके पास दिख रहा है आपको फंक्शन कौन सा, और फंक्शन, और यहाँ पे इनके बीच में आपको दिख रहा है कौन सा, डॉट, एंड दैट इज एंड फंक्शन। ठीक है, डॉट इज एंड फंक्शन, प्लस इज और फंक्शन। तो इस तरीके से इनके कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है एक बुलियन एक्सप्रेशन या फिर एक बुलियन फंक्शन। तो ये एग्जाम्पल है एक बुलियन फंक्शन का। आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद देखो, इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको। अब हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी के बारे में, और कैसे हम किसी भी बुलियन फंक्शन या एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी, आई होप आपको ये नोट्स हेल्प करेंगे। ये बहुत शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स है, आपको एग्जाम टाइम से पहले पढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आपसे पूछते हैं व्हाट इज द ड्यूअल ऑफ द गिवन बुलियन फंक्शन, तो वहाँ पे कैसे निकालोगे, तो इसके लिए आपको दो रूल्स फॉलो करने होते हैं। रूल नंबर 1 क्या है, पहले ये डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1 होता है कि जब भी आपको किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी फंक्शन का डुअल निकालना है, तो आपको सबसे पहले इंटरचेंज करना होता है उसके बुलियन फंक्शंस को। इंटरचेंज, एक मिनट, कैसे करेंगे,
interchange of Boolean function means, या फिर एग्जाम्पल, प्लस changes to डॉट एंड, ये डॉट है, डॉट चेंजेस टू प्लस। ठीक है, तो आपको सबसे पहले डुअल निकालने के वक्त पे प्लस को डॉट में कन्वर्ट करना है और डॉट को प्लस में कन्वर्ट करना है। अब इसके बाद रूल नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। रूल नंबर सेकंड में क्या होता है, आपको इंटरचेंज करना होता है, इंटरचेंज ऑफ द एलिमेंट्स, interchange of the elements 0 and 1. Example, 0 changes to 1 and 1 changes to 0. ठीक है, कैसे करोगे देखो। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल में लिया, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिया, एग्जाम्पल लेते हैं x प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ये हम जानते हैं। अब अगर मुझे इस लॉ को डुअल करके लिखना है, इसका डुअल निकालना है, तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो x है वो तो एज इट इज आ जाएगा, जो प्लस है उसको हम चेंज कर देंगे डॉट से, जो 1 है उसको हम चेंज कर देंगे 0 से, इक्वल टू एज इट इज, और जो राइट हैंड साइड का 1 है उसे भी हम कर देंगे 0 में चेंज। तो यहाँ पे जो आपके सामने अब एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, ये जो लॉ बन के आया है, ये अब आपका क्या है, डुअल लॉ है इस वाले फर्स्ट लॉ के लिए। तो ये इसका डुअल निकाल दिया आपने। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लो आपको हम देते हैं एग्जाम्पल में, लेट सपोज x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। तो कैसे करेंगे, x का x प्लस का डॉट, ये वाला x एज इट इज और ये वाला x भी एज इट इज, तो ये इसका डुअल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। या फिर अगर आपको ऐसे दिया हुआ है x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1, इसका डुअल निकालना है, तो कैसे करोगे, x एज इट इज प्लस का हो गया डॉट, x बार एज इट इज और इक्वल टू 1 का हो गया 0। तो ये मैंने आपके सामने डुअल निकाल के दिखा दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस सिर्फ ये 2 रूल्स फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डुअल ऑफ द गिवन बुलियन फंक्शन। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बुलियन फंक्शन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बुलियन फंक्शन। ठीक है, देखो, लेट सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है x y डैश प्लस वाई जेड। हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसको निकालने के लिए आपको भी दोबारा से 2 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल, तो यहाँ पे 2 ही रूल हैं, या फिर आप 3 बना सकते हो, डिपेंड करता है, अगर आप स्प्लिट कर देते हो तो 3 बन जाएंगे। तो फर्स्ट रूल है हमारे पास इंटरचेंज ऑफ प्लस 2, 1 मिनट, डॉट एंड डॉट टू प्लस। ठीक है, इसके बाद सेकंड रूल क्या है, इंटरचेंज ऑफ द एलिमेंट्स 0 to 1 and 1 to
0। इसके बाद लास्ट यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं। लास्ट रूल क्या है, एक मिनट, कॉम्प्लीमेंट द, एक मिनट, कॉम्प्लीमेंट द uncomplimented variables and uncompliment the complemented वेरिएबल्स। तो रूल नंबर थर्ड क्या है, जो वेरिएबल्स हमारे अनकॉम्प्लीमेंटेड है उन्हें कॉम्प्लीमेंट करना है और जो पहले से ही कॉम्प्लीमेंटेड है उन्हें हमें अनकॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 रूल्स पढ़ लिए हैं। अब अगर मुझे इस वाले क्वेश्चन के लिए निकालना हो कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, एफ डैश निकालना है। तो एफ डैश को निकालेंगे हम कैसे, एक्स का हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट, वाई तो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट है तो उसे अनकॉम्प्लीमेंट कर दोगे, प्लस को आप कर दोगे डॉट में और बीच वाले डॉट को हम कर देंगे प्लस में कन्वर्ट। ठीक है, इस वाले y को हम कर देंगे कॉम्प्लीमेंट और डॉट को हम कर देंगे प्लस और z को भी हम कर देंगे कॉम्प्लीमेंट। तो हमने ऊपर वाले फंक्शन f के लिए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। आई होप आपको यहाँ पे ये तीनों रूल समझ में आ गए होंगे और कैसे इसे कॉम्प्लीमेंट करा है ये भी समझ में आ गया होगा। इसी पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते हैं, तो अब मुझे लगता है कि आप उन क्वेश्चंस को आराम से कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अब स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बुलियन अलजेब्रा एंड प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम फिर नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे और उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और यहाँ पर मैंने टीजीटी कंप्यूटर साइंस और पीजीटी कंप्यूटर साइंस DSSS दोनों पेपर्स के क्वेश्चंस को ऐड किया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगा पाएँ। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन, ई ब्रैकेट में ई प्लस एफ प्लस डी ई प्लस डी ब्रैकेट में ई प्लस एफ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और यहाँ पर इन सारे ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा। सो दिस कैन बी रिटन एज ई डॉट ई प्लस ई डॉट एफ प्लस डी डॉट ई प्लस डी डॉट ई प्लस डी डॉट एफ। अब आप जानते हो कि ए प्लस ए इक्वल टू ए ही होता है, इसका मतलब डी डॉट ई प्लस डी डॉट ई क्या हो जाएगा, डी डॉट ई एक ही बार आएगा। तो और साथ ही साथ जो ई डॉट ई होता है वो भी क्या होता है, ई ही होता है। सो बोथ आर आइडमपोटेंट लॉ, बोथ आर आइडमपोटेंट लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे ई डॉट ई इज ई प्लस दिस इज ई डॉट एफ, दिस इज डी डॉट ई प्लस डी डॉट एफ। अब यहाँ पे आप चाहो तो ई कॉमन निकाल लो, दिस कैन रिटन एज ई प्लस सॉरी 1 प्लस एफ प्लस यहाँ से यहाँ पे सेम रहने दो, डी डॉट ई प्लस डी डॉट एफ। अब यहाँ पे 1 प्लस समथिंग इज 1 ही होता है प्लस डी डॉट ई प्लस डी डॉट एफ। अब यहाँ पे ई कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस डी बचेगा इधर प्लस डी डॉट एफ। दिस कैन बी रिटन एज ई प्लस d dot f. So this is the minimized Boolean expression using Boolean laws. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, e प्लस डी एफ इज द आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन ए बी डैश ब्रैकेट में ए डैश प्लस बी ब्रैकेट में बी डैश प्लस बी। तो कैसे करेंगे देखो,
यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट। आपको मैंने बताया आज की क्लास में जब भी होल कॉम्प्लीमेंट लगा होगा तो आपको डी मॉर्गन्स लॉ का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बी डैश प्लस बी, तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट लॉ बी डैश बी क्या होता है, 1 होता है। सो ये आपका 1 बन जाएगा। नाउ दिस कैन बी रिटन एज ए बी डैश, यहाँ पे आप लगाओ डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग डीएम लॉ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, डीएम लॉ मतलब डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे ये बन जाएगा ए डैश, ये बन जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा बी डैश ब्रैकेट के अंदर, और ये बन जाएगा ए डैश प्लस का बी। अब इसे आप ओपन करो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए डैश प्लस ए डैश बी, एक मिनट, दिस इज बी प्लस बी डैश ए डैश प्लस बी डैश बी। मैंने बस सिंपल ऐसे ओपन कर दिया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है, ए डैश डॉट ए डैश, तो आप जानते हो ए डॉट ए कितना होता है, ए होता है, तो ए डैश डॉट ए डैश भी कितना हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, प्लस दिस इज ए डैश बी प्लस बी डैश ए डैश, और बी डैश डॉट बी कितना होता है, 0 होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए डैश आप कॉमन निकाल लो इधर से, एक मिनट, ए डैश कॉमन निकालेंगे हम यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बी प्लस बी डैश। तो बी प्लस बी डैश अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, 1 ही होता है। सो दिस कैन बी रिटन एज ए डैश प्लस ए डैश ब्रैकेट में 1, और इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा ए डैश प्लस ए डैश। आप जानते हो क्या होता है, ए डैश प्लस ए डैश इज यूजिंग आइडमपोटेंट लॉ, इट इज इक्वल टू ए डैश। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए डैश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक डायग्राम इन द गिवन ऑप्शंस? दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, XOR, एंड दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, XNOR ऑपरेशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, बहुत ही सिंपल होता है ये वाला भी, बस यहाँ पे आपको कौन सा आउटपुट कहाँ पे आ रहा है इसका आइडिया होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये नॉट गेट लगा हुआ है, ये भी नॉट गेट है, दीज आर टू एंड गेट एंड दिस इज द और गेट। तो यहाँ पे ए आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे बी आ रहा था, यहाँ पे आएगा बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे आएगा ए कॉम्प्लीमेंट। इस वाले पहले वाले एंड गेट में, पहले वाले एंड गेट में आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट और साथ में आ रहा है बी, तो डॉट बी आ रहा है। दूसरे वाले एंड गेट में क्या आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट और साथ में आ रहा है ए। अब ये दोनों जा रहे हैं और गेट में, तो और गेट इनके बीच में प्लस लगा देगा, तो ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। अब आपको इस वाली इक्वेशन के रिस्पेक्टिव लॉजिक गेट पता होना चाहिए। तो ये जो आंसर है ये आपका होता है किसका, जोर गेट का। तो इसे मैं ए जोर बी भी लिख सकती हूँ, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। तो ए जोर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग लॉजिक डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू डैश गेट। यहाँ पे भी आपको लॉजिक डायग्राम दिया और बोला है कि ये किस गेट के इक्विवेलेंट है। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 2 3 एंड 4 नॉर गेट लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 नॉर गेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। आपको मैंने कल की क्लास में एक टेबल याद करवाई थी कि 4 नॉर गेट से क्या मिलके बनता है, तो 4 नॉर गेट से हमें मिलता है एक्स नॉर। ठीक है, डायरेक्टली अगर आपको वो टेबल याद है तो आपको विदाउट सॉल्विंग आप इसका आंसर एक्स नॉर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, और जिनको नहीं पता वो यहाँ पर पूरा सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी इसे सॉल्व किया था। तो यहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो अगर आपको चीजें अच्छे से याद है। ठीक है, तो एक्स नॉर गेट इज राइट आंसर। 4 नॉर गेट मतलब 4 यूनिवर्सल नॉर गेट की हेल्प से हम एक्स नॉर को आराम से डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इक्विवेलेंट टू द बुलियन एक्सप्रेशन दिस। इस बुलियन एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट कौन सा ऑप्शन है यूजिंग द बुलियन लॉज। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ए डैश सी प्लस ए डैश बी सी डैश प्लस ए डैश बी डैश सी डैश। पहले यहाँ पे देखो कॉमन क्या क्या निकल सकता है,
तो अगर बात करें सेकंड और थर्ड टर्म की, तो यहाँ पे ए डैश और सी डैश कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा बी प्लस बी डैश, और आगे बचेगा ए डैश सी प्लस में चल रहा है, तो ए डैश सी प्लस में ए डैश सी डैश, ये हो जाएगा आपका 1 यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो क्या, यहाँ से ए डैश कॉमन निकाल लो, तो ये बचेगा सी प्लस सी डैश, तो अगेन ये हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ से 1, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए डैश। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट आइडेंटिटी इन बुलियन अलजेब्रा। तो आइडेंटिटी बोलो या फिर लॉ बोलो, एक ही बात है, इनमें से कौन सा करेक्ट लॉ नहीं है बुलियन अलजेब्रा का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे a प्लस ए बी, आज ही क्या है हमने, ये कौन सा होता है हमारा, ये होता है हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ है उसमें क्या है, अगर हम यहाँ पे ए कॉमन निकालते हैं तो बी प्लस बी बार करोगे, और ये होता है हमारे पास 1 अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट लॉ, सो दिस गिव्स ए, तो मतलब ये भी ठीक है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में देख लो, अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड में आपको लगाना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए बी डैश प्लस बी ए प्लस बी बी डैश, तो ये तो हो गया 0, और ये हो जाएगा एक बार ए प्लस ए बी डैश प्लस ए बी बोलो या बी ए, एक ही बात है। अब यहाँ से इसमें से और इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं ए को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी प्लस में ए बी डैश एज इट इज, इसके बाद 1 प्लस समथिंग इज 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए बी डैश, अगेन कॉमन निकाल लो ए को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी डैश विच इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा ए। इट मीन्स ये भी बिल्कुल ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर नहीं है वो कौन सा होगा, ए वाला होगा, ये आपका नॉट करेक्ट है। कैसे, एक बार देख लेते हैं, ए और ए प्लस बी, अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा ए प्लस ए बी, दिस कैन बी रिटन एज सिंगल ए प्लस ए बी। अब यहाँ से अगर मैं ए कॉमन निकालूंगी तो बचेगा आपके पास 1 प्लस बी, तो ये आंसर आ जाएगा ए आएगा ना कि बी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बी दिया हुआ है ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट अ करेक्ट लॉ इन बुलियन अलजेब्रा, ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर ए आएगा इंस्टेड ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जोर गेट गिव्स एज आउटपुट dash as output when both the inputs are different and dash when both the inputs are same। इसके लिए आपको जोर गेट की ट्रुथ टेबल याद होने चाहिए। तो जोर गेट में क्या होता है, जब दोनों इनपुट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो हमको मिलता है 1 एज द आउटपुट, और जब दोनों इनपुट सेम होते हैं तो हमें मिलता है 0 एज द आउटपुट। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जो भी हमने पढ़ा है इन 2 क्लासेस में, आप देख पा रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस आपके वहीं से बन जा रहे हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द आइडमपोटेंट लॉ इन बुलियन अलजेब्रा। आइडमपोटेंट लॉ हमने आज ही पढ़ा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आइडमपोटेंट लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जानते हो ए प्लस ए, आप जानते हो ये चीज कि ए प्लस ए इक्वल टू ए होता है, और ए डॉट ए इक्वल टू ए होता है, यही 2 लॉ होते हैं आइडमपोटेंट लॉ के अंदर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, बाकी लॉज आपके गलत दिए हुए हैं। देखो फोर्थ तो हमारा कौन सा है, इन्वोल्यूशन लॉ, ठीक है। जो सी है मतलब थर्ड है, ये आपका कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा आइडेंटिटी लॉ, और जो सेकंड है ये हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसका मतलब जो फर्स्ट है वो हमारा कौन सा है, आइडमपोटेंट लॉ। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज फॉर a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to 1, what will be the value of the q in the following logic diagram। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन पीजीटी में आए हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको टीजीटी में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला क्या है कि ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू 0 है, और सी की वैल्यू 1 है, और हमें यहाँ पे फाइनल आउटपुट क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए आपको सर्किट में हर जगह पे वैल्यूज को देखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, पहले वाला जो आपका ये क्या है, एंड गेट है, इसके अंदर आ रहा है ए और आ रहा है बी। आप जानते हो कि जो एंड गेट है उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है ए डॉट बी। ए डॉट बी होती है किसकी, एंड गेट की। तो यहाँ पर a क्या है, 1 है, और b क्या है, 0 है। तो 1 डॉट 0 कितना होता है, आप जानते हो कितना होता है, दिस इज 0।
इसके बाद जो आपका दूसरा वाला एंड गेट है, ये सेकंड नंबर वाला, इसमें देखते हैं क्या आ रहा है। इसमें हमारे पास एक तो सी आ रहा है, तो सी आ रहा है ए, इसको ए मान लो, डॉट एक आ रहा है बी, तो बी को आपको 1.0 करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। अब जो आपके पास पहला और गेट है, इसमें देखते हैं क्या है। पहले वाले और गेट में एक तो आ रहा है 0, प्लस लगाते हैं हम, ठीक है। जो और गेट होता है उसके अंदर हम लगाते हैं प्लस फंक्शन, किसमें, और गेट में। तो यहाँ पर एक तो हो गया आपके पास 0 प्लस एक हो गया आपके पास सी क्या है, 1 है, दिस इज इक्वल टू 1। और जो हमारे पास तीसरा एंड गेट है उसमें क्या आ रहा है हमारे पास, जो ये वाला और गेट है और सेकंड नंबर वाला एंड गेट है, इसको हम दे रहे हैं एज अ इनपुट इन द थर्ड एंड गेट। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें मिल रहा है 1.0, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से क्या मिला, 0, और एंड गेट ने कर दिया इनको डॉट। तो 1.0 कितना होता है भाई, 0 ही तो होता है। अब ये जा रहा है 0 यहाँ पे, और ऊपर से भी आ रहा है 0, 0 को और करेंगे 0 के साथ तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। इट मीन्स क्यू की जो फाइनल वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आराम से समझना, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज हाउ मेनी रोज आर देयर इन अ ट्रुथ टेबल हैविंग एन वेरिएबल्स। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं। अगर देखो हम बात करें दो वेरिएबल्स, लेट्स सपोज हमारे पास दो वेरिएबल है ए बी, और हमें और गेट के लिए बनानी है ट्रुथ टेबल। तो आप जानते हो ए बी, और हमारे पास होता है आउटपुट वाई, ठीक है, जिसमें वाई क्या होता है और गेट के लिए ए प्लस बी होता है। आप जानते हो कि दो वेरिएबल में चार ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो 2 की पावर 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ पे 0 0 बनेगा, 0 1 बनेगा, 1 0 बनेगा, और 1 1 बनेगा। क्योंकि ये और गेट है तो दिस विल गिव यू 0 1 1 एंड 1। तो जितने भी आपके वेरिएबल्स होते हैं उनको हम पावर में डालते हैं, नीचे बेस 2 ही रहता है। फॉर द 2 इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, 2 इज रिप्रेजेंटिंग बाइनरी नंबर्स, ठीक है। तो 2 की पावर n आपको रोज बनानी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन द n नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो ट्रुथ टेबल में जितने आपके इनपुट होंगे उतने को आप 2 की पावर में डाल देंगे, तो उतनी ही रोज आपको बनानी पड़ेगी। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई और सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, अच्छे से क्लियर हो गया है, तो आपको सिंपली लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है प्लस माइनस चैनल को, और साथ ही साथ शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हम नेक्स्ट वीडियो में भी इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो मैं सोच रही हूँ कि 3 to 4 वीडियोस में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे स्विच करेंगे। सो आई होप सो आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी। थैंक यू सो मच।